ठीक है, आज हम लोग का ये जो सीरीज शुरू हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सीए फाउंडेशन का स्कैनर को सॉल्व करेंगे। स्कैनर्स में जितना भी सवाल जवाब है, हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली हम लोग बहुत प्रिसाइजली ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ब्रॉड हो, शॉर्ट हो, थ्योरी हो, सारा का सारा क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। तो चैप्टर वी आर स्टार्टिंग टुडे इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या हम जिंदगी में ये पहली बार ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि लाखों करोड़ों बार पढ़ चुके? यस और नो? यस। आज बस हम लोग को क्या करना है बोलो? सम सॉल्व माने स्कैनर प्रैक्टिस। यस और नो? यस। लेट्स ओपन द स्कैनर एंड ये रहा चैप्टर नंबर 8। क्या दिख रहा है आप लोगों को बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। एनपीओ क्या होता है भाई? एक बिजनेस एंटिटी दो टाइप का हो सकता है। एक बिजनेस एंटिटी दो टाइप का हो सकता है। पहला तो बात है, तुम लोग को पूछ सकते हैं एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक यूनिट जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब बिजनेस एंटिटी दो टाइप का हो सकता है। बिजनेस एंटिटी दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग, एक हो सकता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बात अलग से करते हैं और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बात हम लोग अलग से करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक की डिफरेंस क्या निकल के आता है? एक कमाना चाहता है प्रॉफिट और एक वो प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, वो सोसाइटी को या फिर उसका जो मेंबर्स है उन लोगों को सर्विस देने के लिए बना हुआ है। हाँ या ना? हाँ, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल, क्लब्स, कोई भी रिलीजियस कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब क्या होता है बोलो? एनपीओ होते हैं। इन लोग का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इन लोग का मोटिव एक ही होता है कि भाई अपने मेंबर्स को क्या देना है? सर्विस। बात खत्म। तो प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग में सबसे बड़ा की डिफरेंस क्या है कि एक प्रॉफिट बनाना चाहता है, जिसके लिए एक के लिए हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे हम लोग डिराइव करते हैं नेट प्रॉफिट। हाँ या ना? हाँ। और एक के लिए हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे हम लोग नेट प्रॉफिट डिराइव नहीं करते, डिराइव करते हैं सरप्लस। अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो ठीक है, ओके। नेट प्रॉफिट नहीं, इसका मोटिव प्रॉफिट जब है ही नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट कहां से आएगा? तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या आता है? नेट प्रॉफिट के सरप्लस। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं स्कैनर ने क्या बोला। स्कैनर बोला भाई entities whose main objective is social welfare rather than profit making are termed as NPO. Example of NPO are hospitals, schools, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, ICMAI, Institute of Cost and Management Accountants of India, ICSI, Institute of Company Secretaries of India. Yes or no? Yes. टेम्पल माने कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, कुछ भी हो। ये सब नो? यस। क्लब्स, हाँ या ना? हाँ, क्लियर है? वेरी गुड। हम लोग जब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका कुछ नाम और विचार अलग होते हैं और इसका कुछ नाम और विचार अलग होते हैं। यस और नो? यस। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमको कैश बुक दिखता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है एंड बैलेंस शीट दिखता है। यस और नो? यस। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ दिखता है। तुम लोग अभी सब कुछ पढ़ चुके हो। हाँ या ना? हाँ। जैसा कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक का काम है, वैसा ही नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैश बुक बनाते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेम कैश बुक का काम कौन करता है बोलो? रिसीप्ट एंड पेमेंट। जैसा कि वहां पे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे सेम काम करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट अ कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट जैसा वहां पे भी बनता था, बैलेंस शीट यहाँ पे भी सेम ही बनता है, सेम चीज। बैलेंस शीट में कोई भी अंतर नहीं है। तो तुमको सवाल पूछा गया, क्या बोलो रे? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीप्ट एंड पेमेंट का नेचर क्या होगा? अगर ये कैश बुक के बेसिस पे बनता है, माने ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कैश बुक ही है, तो इसका नेचर क्या होगा? एक्रुअल बेसिस या कैश बेसिस? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा साल के लिए तुमको रिसीव हुआ है या फिर कौन सा साल के लिए तुम पेमेंट कर रहे हो। अगर तुमने करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है तो फिर इसका पेमेंट साइड में आएगा, माने क्रेडिट साइड में कैश बुक है। तो कैश माने क्या? एसेट। एसेट अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट। तो कुछ भी रिसीव्ड होता है वो कौन सा साइड में आएगा? डेबिट माने रिसीव साइड। और कुछ भी पेमेंट होता है तो वो कौन सा साइड में आएगा? क्रेडिट साइड। यस और नो? यस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब ये रिसीप्ट और पेमेंट चाहे तुम करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए किए, चाहे तुम कोई भी और फाइनेंशियल ईयर के लिए किए, अगर करंट ईयर में तुमने कोई भी साल के लिए, चाहे इस साल के लिए हो, चाहे पिछला साल के लिए हो, चाहे आने वाला साल के लिए हो, अगर तुमने पेमेंट किया है तो दैट विल बी शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट्स पेमेंट साइड। ये सब नो? यस। ठीक है, अगर तुमने कोई भी ईयर के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी रिसीव किया है तो फिर दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट व्हिच इज कॉल्ड एज रिसीप्ट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट को साल से, ईयर से कोई भी मतलब है बोलो? नहीं। रिसीप्ट एंड पेमेंट को बस मतलब इससे है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ कि करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस, वेरी गुड। चलो, तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स एट द ईयर एंड। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स क्या क्या? रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट।
जैसा कि अगर हम कंपनी का बात करें, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है बोलो, रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस शीट। ये सब लोग बैलेंस शीट तो सेम ही है, हाँ या ना। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं, कैश का आना या जाना वो फॉर्मेट पे दिखाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी बेटर तुम लोग को कैश बुक याद है, ये सब नो। यस, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड इज फॉर रिसीव एंड क्रेडिट साइड इज फॉर पेमेंट। सही बात है, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा, हाँ या ना। हाँ, और यहाँ पे तुमको फीचर किस चीज का पूछा है बोलो, रिसीप्ट एंड पेमेंट का, ये सब नो। यस, ठीक है, ओके। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट का सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट क्या है, रिसीप्ट साइड ऑन द डेबिट एंड पेमेंट साइड ऑन द क्रेडिट। कुछ भी पे किया, अच्छा कैश का ओपनिंग बैलेंस भी होता है ना, तो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट में है कैश एंड बैंक का, तो कहां पे आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक, हाँ या ना। हाँ, और क्लोजिंग कहां पे होगा, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, फॉर्मेट कहां गया, हाँ, क्लोजिंग कहां पे हो रहा है, बाय बैलेंस सीडी, सेम एज कैश बुक। ये सब तुम लोग को मैं लाखों करोड़ों बार करा चुका हूं, हाँ या ना। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस कैश का कहां पे रहता है, डेबिट। क्लोजिंग बैलेंस कैश का कहां पे रहता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक का हिसाब दे रहा है तो बैंक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। कैश में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, पर बैंक में हो सकता है। बैंक का नेगेटिव बैलेंस को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे बैठता है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। क्लियर शॉट, यस और नो। यस, जब चाहे कुछ भी रिसीव कर, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप, एनपीओ का इनकम कमाने का नाम बड़ा अलग अलग होता है। एनपीओ को डोनेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, एंट्रेंस फीस मिलता है, मेंबरशिप फीस मिलता है, ये सब नो। यस, यहाँ पे इनकम कमाने का नाम बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, लेगेसी याद है, लेगेसी, हाँ या ना। हाँ, तो हमको जज करना पड़ता है कौन सा रेकरिंग पेमेंट है और कौन सा वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, याद है ना वो सब दिन। वेरी गुड, ठीक है, आज हम सम्स करेगा तो याद आ जाएगा। चलो, बोल रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस में बनता है कि एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस, कैश बेसिस ये सब लोग। रिसीप्ट एंड पेमेंट एक्चुअल बेसिस को क्या करता है बोलो, इग्नोर करता है। अब क्योंकि एक्चुअल बेसिस को इग्नोर करता है, तो कभी भी ईयर में टोटल एक्चुअल सरप्लस कितना हुआ या फिर एक्चुअल डेफिसिट क्या हुआ, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट से कभी हम डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा बेसिस पे चल रहा है बोलो, कैश बेसिस। कैश बेसिस माने कुछ भी आया कुछ भी गया, पर वैसे हम लोग एक्चुअल बेसिस के बिना हम लोग सरप्लस या फिर डेफिसिट को प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हम अभी बच्चा नहीं है, ये सब समझने में हमको दिक्कत होगा, ये सब कर चुके हैं ना। क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट इट डज नॉट शो एक्सपेंस एंड इनकम ऑन एक्चुअल बेसिस, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे नहीं दिखाता, तो कभी भी करेक्ट सरप्लस या फिर करेक्ट डेफिसिट हम मेजर नहीं कर पाते। और रिसीप्ट एंड पेमेंट वैसे सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए कोई बनाता भी नहीं है। रिसीप्ट एंड पेमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक कर पाए, यस और नो। यस, तो इट डज नॉट शो ट्रू सरप्लस और डेफिशिएंसीज, यस और नो। यस, ट्रू सरप्लस और डेफिशिएंसीज के लिए हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाए ही नहीं, हम लोग क्या बनाए बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ या ना। हाँ, ठीक है। इट डज नॉट शो नॉन कैश ट्रांजैक्शन सच एज डेप्रिसिएशन। मैंने तो बोला रिसीप्ट एंड पेमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है बोलो, कैश बुक। तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रांजैक्शन आता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है, ये समझो। यस, तो डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता, राइट ऑफ नहीं आ सकता, ठीक है, एमोर्टाइजेशन नहीं आ सकता, ये सब आ सकता है रिसीप्ट एंड पेमेंट में। इस सब के लिए कोई जगह नहीं, जगह है बोलो नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए जगह है बोलो नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जगह है नहीं। इन सब कोई भी चीज के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट में कभी भी जगह नहीं होता, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वगैरह देखने नहीं मिलता, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या, ये सब नो। यस, ठीक है, चलो। What is income expenditure account? So as per section 8 of Companies Act 2013, not-profit organization making organizations are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as per schedule 3. Income and expenditure account shows revenue item, yes or no? Yes, ठीक है, ओके। It is prepared on, तभी चल के ये एक्चुअल सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट कर पाता है। It is similar to prepared for profit making organization. चलो, features. It records only रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू के लिए इनकम हो, चाहे वो रेवेन्यू के लिए एक्सपेंस हो। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। अच्छा, रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करता है माने कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता। कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट। ये सब लो, कैपेक्स इज इक्वल्स टू एसेट ना, तो वो तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एसेट्स। और कोई भी कैपिटल नेचर का रेवेन्यू हो जो कि डे टू डे एक्टिविटी से नहीं आया, माने नॉन रिकरिंग नेचर है, वो भी हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सब लो, ये सब जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है, ये सब कहां पे जाता है बोलो, बैलेंस शीट। पता है ना तुम लोग को, लेगेसी कहां जाता है, बैलेंस शीट। ये सब आता है ना हमको, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलो। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे एनपीओ मेनली इनकम कहां से कमाता है, मैंने तो तुम लोग को अभी बोला, सब्सक्रिप्शन, साथ में बोला सब कोई ऑनलाइन वालों, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, डोनेशन, ठीक है, फिर मेंबरशिप फीस, ठीक है, ओके, हाँ हाँ, एंट्रेंस फीस, ठीक है, ओके, फिर तुम्हारा लेगेसी ट्रांसफर, ये सब कुछ क्या है बोलो,
एनपीओ का कमाने का जरिया। और लेगेसी ट्रांसफर इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। बैलेंस शीट, यस और नो? यस। Income is usually generated in the form of subscription, entrance fees, interest, donation, sale of newspaper, profit on sale of asset, etc. Yes or no? However, only revenue received are recorded in the income expenditure account, and receipt of capital nature are transferred to capital fund, balance sheet. पता है ना हमको? Yes or no? Yes, very good. ठीक है, फिर क्या बोला? Differentiate between receipt and payment account and income and expenditure account. पता है हमको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्चुअल बेसिस पे बनता है, रिसीट पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, ओके। चाहे कोई भी काम के लिए तुम्हारा रिसीट हुआ हो, वो तुम रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिखाओगे। चाहे कोई भी काम के लिए तुम्हारा पेमेंट हुआ हो, रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिखाओ। चाहोगे, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, रिसीप्ट एंड पेमेंट तुमको कभी नहीं पूछेगा कि तुम्हारा जो रिसीप्ट हुआ या फिर पेमेंट हुआ वो कैपिटल नेचर का आइटम के लिए हुआ कि रेवेन्यू नेचर का आइटम के लिए हुआ, कभी नहीं पूछेगा। तुम बिल्डिंग खरीद फिर भी पेमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तुम सैलरी पेमेंट कर फिर भी कहां पे जाएगा? पेमेंट पे जाएगा। ठीक है, तुम इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर फिर भी पेमेंट पे जाएगा। तुम रेंट दे फिर भी पेमेंट पे जाएगा। अब तुम चाहे डोनेशन रिसीव कर फिर भी रिसीव पे जाएगा। तुम चाहे एंट्रेंस फीस रिसीव कर फिर भी रिसीव पे जाएगा। तुम चाहे लेगेसी रिसीव कर फिर भी, मतलब चाहे कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर, रिसीप्ट एंड पेमेंट कभी भी जात पात धर्म वर्ण नहीं देखता। आया कि नहीं आया, आया कि गया, बस इतना ही देखता है। ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। इट इज एन अकाउंट कंटेनिंग समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन। रिसीप्ट एंड पेमेंट पे क्या रहता है? कैश ट्रांजैक्शन। बट इनकम एक्सपेंडिचर में से कैश ट्रांजैक्शन रहता है कि सब कुछ? सब कुछ। तो कैश और क्रेडिट दोनों ही आता है। कोई अगर मेरे को सब्सक्रिप्शन दिया वो भी आएगा, अगर उसको देना चाहिए था करंट फाइनेंशियल ईयर में, मैंने अप्रूव सब्सक्रिप्शन, वो भी आएगा। ये सब नो? यस। पर अगर पिछला साल के लिए कुछ मिला वो आउट हो जाएगा, अगला साल के लिए कुछ मिला आउट हो जाएगा। पर रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या करता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी मिला, जो कुछ भी मिला, सब कुछ को क्या कर देता है? बोलो, रिकॉर्ड। एक ये डिफरेंस बस इतना ही है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या आया सब कुछ के ऊपर फोकस करता है। देखो, एक एनपीओ का पैरामीटर थोड़ा ऐसे बनता है। मैं दो अकाउंट का बात कर रहा हूं, एक है रिसीप्ट पेमेंट, एक है, ठीक है, ये लो, इसको तीन, हाँ, इसको तीन हिस्सा में तोड़ना पड़ेगा हमको। ये लो, एक होता है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर, हाँ या ना? करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 25-26 से फॉर एग्जांपल। तो प्रीवियस ईयर कौन सा था? 24-25। आने वाला साल कौन सा है? क्लियर है? अभी हम कौन सा साल का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर माने 25-26। अगर बात आज रिसीप्ट एंड पेमेंट का उठे तो रिसीप्ट तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हो सकता है, पिछला साल के लिए भी हो सकता है, अगला साल के लिए भी हो सकता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट तुमसे पूछेगा कि कौन सा साल के लिए है रिसीप्ट हुआ? नहीं। पेमेंट तो करंट ईयर के लिए भी हो सकता है, पिछला साल के लिए भी पेमेंट हो सकता है, कुछ अगर बकाया रह गया तो अगला साल के लिए भी पेमेंट हो सकता है। ये सब नो? रिसीप्ट एंड पेमेंट तुमसे पूछेगा करंट ईयर का हो, पिछला साल का हो कि अगला साल का हो। बट यही बात कौन पूछेगा? बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर से क्या वास्ता है? बोलो, जो तुमने इनकम कमाया क्या करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कमाया? अगर इसके अंदर कुछ पिछला साल का है उसको भी निकाल देंगे, कुछ अगर अगला साल के लिए मिला है उसको भी निकाल देंगे। पर अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ नहीं मिला है तो उसको ऐड कर लेंगे। ये सब नो? यस, इट इज ऑन एक्रूअल बेसिस। ये सब हमको पता है, आज हम बस क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करने आए। ये सब नो? यस, ठीक है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर का बात है तो अगर तुम एक्सपेंस कर रहे हो, एक्सपेंस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना किए वो मैटर करता है। पिछला साल के लिए कुछ पेमेंट किए तो उसको भी माइनस करो, अगला साल के लिए कुछ पेमेंट किए तो उसको भी माइनस करो, और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर तुम्हारा कुछ पेमेंट बाकी रह गया है उसको ऐड कर लो। ये सब नो? यस, हाँ या ना? हाँ, क्लियर शॉर्ट। अच्छा, करंट ईयर के लिए अगर पिछला साल कुछ पे करके आए थे तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। बोलो, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर कुछ पिछला साल पे करके आए हो तो उस साल तो लेस कर दिए थे, इस साल क्या करना पड़ेगा? बोलो, ऐड करना पड़ेगा। सही बात है, ये हम सब करते करते धीरे धीरे अच्छा से समझ लेंगे। ये सब पता है ना सब कुछ? हाँ या ना? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं बस थोड़ा बोल दे रहा हूँ। तो इनकम एक्सपेंडिचर ओनली फोकसेस ऑन द करंट ईयर and receipt and payment only focuses on whatever has come in and whatever has gone out as the form of cash. That's it. क्लियर है? इतना क्लियर है तो एनपीओ काफी है। इट इज एन अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन इन एन अकाउंटिंग ईयर। वेरी गुड। इट रिकॉर्ड ओनली, ठीक है, होल अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और पेड, माने चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। सही बात है, वेरी गुड। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। मैंने बार बार बोला कैपिटल हो रेवेन्यू हो, मिला गया, बस इतना बोल। सही बात है। अच्छा, रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, माने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट। वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस, हाँ एकदम, ओपनिंग बैलेंस रहता है। ये सब लोग, यस, इनकम एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस होता है? कुछ नहीं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑप्शनल, प्रिपरेशन मैंडेटरी। कैश बुक जैसा किया है, बोलो, कैश बुक बनाना तुम्हारे ऊपर है। ये समझो, बनाओ चाहे ना बनाओ, ये सब फालतू बातें होता है, सब कोई बनाता है।
ये सब लो, ये ठीक है, ये सब ऑप्शनल मैंडेटरी के चक्कर में मत पड़ो। हमारा एग्जाम के लिए क्या है भाई, तुमको बनाने बोलेगा तो हम बना लेंगे, नहीं बनाने बोलेगा बात खत्म। ठीक है, ये देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट से अगर तुमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोले तो कैसे बनाओगे, ये सब हम पढ़ के नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू में सीख ले। हाँ या ना, हाँ ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल तैयार करो, तो चलो लिखो, लिखो बूस्टर डोज, बूस्टर डोज 1। ओके, यहां पे तुमको क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। माने रिसीप्ट एंड पेमेंट से तुमको क्या बनाना है बोलो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं तुम लोग को दो एग्जांपल दूंगा, एक इनकम का एक एक्सपेंस का, माने एक रिसीप्ट का एक पेमेंट का, ठीक है। ओके आओ, चलो ये है तुम्हारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेफ्ट साइड किसके लिए होता है बोलो, रिसीप्ट, राइट साइड पेमेंट्स, सेम एज कैश बुक, द डेबिट साइड इज फॉर रिसीप्ट एंड द क्रेडिट साइड इज फॉर पेमेंट। यहाँ पे मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे बस तुम लोग को कुछ चीज दिखाना है इसलिए आया मैंने, ये सब नो यस। तो ना तो मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा ना मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, ठीक है ओके। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट एक्सट्रैक्ट लिख दो, कंप्लीट एक्सट्रैक्ट, 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 ठीक है। लिखो, एनपीओ का एक बड़ा इनकम का जरिया बताओ, सब्सक्रिप्शन। हाँ लिखो, टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन बोल के तुमको अमाउंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, कितना 20 लाख। ये एक रिसीप्ट का मेरे को चाहिए था डेटा, पेमेंट साइड के लिए एक पेमेंट लेते हैं, एक ही पेमेंट लूंगा, पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल सैलरी दे रहा है एनपीओ, बाई सैलरी, ये पेमेंट है, बाई सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया, कितना, बस, और कोई डेटा नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे हम ओपनिंग क्लोजिंग नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ओके, वेरी गुड। नीचे तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ओके। तुमको बोल रहा है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि अच्छा, इस ईयर को पकड़ लेते हैं पहले, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट ईयर है तुम्हारा 25-26, ठीक है होगा, सही बात है। ईयर कौन सा है, 25-26, वेरी गुड। तो बोल रहा है एक नंबर डेटा है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24-25, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24-25, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24-25 तुमको मिला है, से फॉर एग्जाम्पल कितना बोलो, 3 लाख रुपया। 24-25 के लिए कितना मिला, 3 लाख। सेकंड डेटा दिया, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 26-27 तुमको मिला है 1 लाख रुपया, कितना, 1 लाख। थर्ड डेटा दिया, सब्सक्रिप्शन फॉर हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर मैंने 25-26, ठीक है ओके। सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 आउटस्टैंडिंग कितना बोलो, 2 लाख। मैंने 25-26 के लिए तुमको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, कितना, 2 लाख, सही बात है। ये था सब्सक्रिप्शन का डेटा, सब्सक्रिप्शन मैंने पेमेंट की रिसीप्ट, क्लियर है। हम हमारा मकसद क्या है, मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। यही यही सवाल पूछा गया था ना, देख लो एक बार, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेरी गुड। तो एक डेटा देख लिया सब्सक्रिप्शन का, अभी एक डेटा देखना जा रहा है किसका बोलो, सैलरीज का, ठीक है। सैलरीज रिलेटेड डेटा दे रहा है तुमको, ठीक है।
बोल रहा है सैलरीज पेड फॉर द ईयर 24-25 माने करंट ईयर के प्रीवियस ईयर 24-25 बोल रहा है 40,000 कितना 40,000 40,000 सेकंड तुमको डेटा दे दिया डेटा पॉइंट सैलरीज पेड फॉर द ईयर 26-27 30,000 हो गया। अब तुमको दे दिया सैलरीज फॉर द ईयर 25-26 अनपेड क्या बोला अनपेड अनपेड बोला तुमको 20,000 कितना 20,000 ठीक है। ये जो डेटा पॉइंट तुम लोग सीखोगे बस काम खत्म ठीक है। आउटस्टैंडिंग अनपेड मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है। हम सबसे पहले वो आइडेंटिफिकेशन ही करेंगे उसके बाद ही हम सम शुरू करेंगे। पहला स्टेज हमारा आइडेंटिफिकेशन का ही रहेगा। 25-26 में ही पे किया है ठीक है। ओके मैं तुमको समझाता हूँ ठीक है। ओके सबसे पहले मुझे बोलो शुरुआत करने से पहले सब्सक्रिप्शन मेरा क्या है एक्सपेंडिचर के इनकम इनकम सबसे पहला बात ये है। सैलरीज मेरा क्या है एक्सपेंडिचर। हमारा टारगेट क्या है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही बात है। चलो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट खींच लो आओ। थोड़ा सा बड़ा रखना जैसा कि होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इनकम एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब नो। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सही है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और हमारा ईयर एंडेड क्या है बोलो 25-26 ठीक है। अच्छा सेम एज पीएल है तो नेचर क्या है इनकम एक्सपेंडिचर का नॉमिनल नेचर क्या है बोलो नॉमिनल नेचर। और नॉमिनल नेचर में क्या होता है एनीथिंग एनी इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट एनी एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो सारा का सारा पेमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो डेबिट रहेगा क्रेडिट डेबिट और इनकम क्या रहेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिख दो इनकम डेबिट क्रेडिट सही है। क्या अमाउंट बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे ये सब बात का बात है ये सब विषय चर्चा बात है। सबसे बड़ा बात सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है और सैलरीज मेरा पेमेंट। तो सैलरीज किस साइड आएगा इनकम एक्सपेंडिचर लिख दो टू सैलरीज और सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा इनकम साइड तो बाय सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से सुनना शुरू करो और समझना भी ठीक है। सब्सक्रिप्शन 20 लाख अगर तुमको रिसीप्ट एंड पेमेंट पे दिखता है इसका मतलब ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर माने जो कि 25-26 ईयर है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में तुमको 20 लाख का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। माने तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपया का सब्सक्रिप्शन जमा हुआ है। समझ में आया क्या ये सुन लो यस रिसीप्ट एंड पेमेंट में 20 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन दिखाई देने का मतलब है करंट फाइनेंशियल ईयर में तुमको 20 लाख रुपया का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है बोलो रिसीव हुआ है बात खत्म ठीक। बट इनकम एक्सपेंडिचर में मैं 20 लाख रुपया तब तक नहीं लिख सकता जब तक मैं ये समझ ना लूं कि ये 20 लाख रुपया पूरा का पूरा करंट फाइनेंशियल ईयर माने 25-26 के लिए ही रिसीव हुआ है। एक होता है 25-26 में रिसीव होना और एक होता है 25-26 के लिए रिसीव होना ये दोनों अलग बात है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में अगर है डेटा तो वो 25-26 में रिसीव हुआ है पर इनकम एक्सपेंडिचर में तुमको डालना पड़ेगा जो कि 25-26 के लिए रिसीव हुआ है। बात खत्म ये सब नो यस क्लियर हुआ। रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम देखते हैं इसमें रिसीव हुआ माने करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ और करंट फाइनेंशियल ईयर में पे किया। और इनकम एक्सपेंडिचर में देखना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए पे किया कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रिसीव किया। समझ में आया ये सब नो यस। तो तब तक हम श्योर नहीं जब तक हम श्योर नहीं होते
ये पूरा का पूरा 20 लाख करंट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, तब तक हम फाइनल कॉलम में इसको डाल नहीं सकते। ये सुन लो, यस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा, अभी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब हम लोग सम करेंगे इसको इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे कि वर्किंग नोट्स। वेरी गुड, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना, 20 लाख। अब डेटा पॉइंट ढूंढना शुरू करते हैं। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24-25। 24-25 मेरा करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर? सबसे बड़ा बात, 24-25 के बगल में लिखो प्रीवियस ईयर, लिखो। 26-27 मेरा करंट ईयर है कि फ्यूचर ईयर? लिखो फ्यूचर ईयर, लिख दो फ्यूचर ईयर। और 25-26 मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर। एफवाई को अगर समझने में दिक्कत आता है तो एनवाई लिखो, नेक्स्ट ईयर। एफवाई माने बहुत टाइम पे हम लोग सोच लेते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा, सही बात है। अब देखते हैं क्या हुआ है। बोला सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, माने सब्सक्रिप्शन मिला है 24-25 साल के लिए, शायद वहां पे नहीं मिला था, और 24-25 के लिए मिला है कितना, बोलो बताओ। तो ये जो 20 लाख टोटल मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला है, इसमें से 3 लाख करंट फाइनेंशियल ईयर का है ही नहीं। वो कौन सा साल का है, करंट का कि पिछला का? क्लियर शॉट। तो इसको रखेंगे कि हटा देना पड़ेगा। वेरी गुड। दुनिया बहुत एडलेस का फॉर्मूला निकालता है, ठीक है, दुनिया बहुत एडलेस का फॉर्मूला निकालता है। तुम लोग फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बात ऐसे ही खत्म। कितना फॉर्मूला रट लेगा तुम, आउटस्टैंडिंग एड, ये लेस, वो एड, वो लेस, कितना रट लेगा तुम? जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है उसको ऐड करो, जो करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं है उसको हटा दो। इनकम एक्सपेंडिचर का यही है रूल, बात खत्म। सही बात है। तो मैं लॉजिक से जाऊंगा, फॉर्मूला मेरे को समझ नहीं आता और मैं समझा नहीं पाता, मैं लॉजिक समझा पाता हूं। समझ में आया क्या? ये सन नो, यस, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, अगर पिछला साल के लिए तुम बेटा इस साल के अंदर घुस चुके हो, के निकाल देंगे संस्कार, निकाल बाहर फेंकेंगे, ठीक है। लेस लेस 3 लाख खत्म, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बोल रहा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 26-27 माने करंट ईयर के नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए 1 लाख रुपया मिल गया, माने ये एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये सब नो, यस। रखेंगे कि हटा देंगे? बस बात खत्म। लेस अच्छा, अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 आउटस्टैंडिंग, मतलब मिला कि नहीं मिला, 2 लाख। 2 लाख इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ कैश बेसिस रिकॉर्ड करता है कि एक्चुअल? एक्चुअल माने जो मिला करंट ईयर के लिए वो भी, जो करंट ईयर के लिए नहीं मिला वो भी, ये समझो, बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे को मिल जाना चाहिए था, पर मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। तो इस 2 लाख को क्या करेंगे, बोलो वापस एड बैक। रिसीप्ट एंड पेमेंट कतई इस 2 लाख को नहीं दिखा पाएगा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे चलता है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश बेसिस पे चलता है कि एक्चुअल? वेरी गुड, आ जाओ, ऐड करो, ऐड बैक करो। सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 जो कि नहीं मिला, पर मिल जाना चाहिए था, कितना? 2 लाख, एड बैक। सही बात है। अब मैंने ये बहुत बेसिक सा एक डेटा देके तुम लोग को दिखाया है इस चीज को। अब ये डेटा कैसे भी तरीके से तुम लोग को दिया जा सकता है, समझे? ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देके फिर तुमको सॉल्व करने बोले, तुमको कुछ भी दे सकता है, ये सब नो, यस। पर तुम ये याद रखना, जब इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तब जो करंट ईयर से रिलेट करता है उसको रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे, ठीक, ओके। और जब रिसीव पेमेंट बना रहे हैं, जो मिला उसको रखेंगे, जो गया उसको निकाल देंगे। एक्रूड वगैरह रिसीप्ट एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन सब के लिए कोई जगह नहीं होता। समझ में आया? रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या मिला क्या गया, बात खत्म। पर इनकम एक्सपेंडिचर में एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, इन सब के लिए जगह होता है, हाँ या ना? हाँ, क्लियर है ये सब नो गाइस, यस, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो टोटल में कितना आ रहा है। 18 lakh is the subscription amount which was received, which should have been received, which should have been received for the year, क्या बोलो, 25-26,
25-26 के लिए इतना मिलना चाहिए था। अब मिला क्या है? 20 लाख। 20 लाख के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट है हम देख चुके हैं, हाँ या ना? हाँ, क्लियर शॉट, वेरी गुड। आप किसका बात देखेंगे? इनकम का कि एक्सपेंस का? एक्सपेंस का। तुमको बोल रहा है कि 25-26 के लिए कि 25-26 में? 25-26 में तुमने 2 लाख का पेमेंट किया है। अब तुमको निकालना पड़ेगा 25-26 के लिए तुमने कितना पेमेंट किया है। माने यहां पे लिखो एक चीज, जब रिसीव्ड एंड पेमेंट से तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, माने यू आर ट्रांसफरिंग डेटा टू द पॉइंट ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना दिया या फिर कितना लिया से करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये सब नो, के लिए मैंने कितना कमाया और कितना गवाया, ये सब नो, यस। तो अगर तुम इनकम एक्सपेंडिचर से अब रिसीव पेमेंट बनाओगे तो डेटा पॉइंट सेम रहेगा कि उल्टा? उल्टा। यहां पे हमको डेटा मिलेगा करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंने कितना कमाया कितना गवाया। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डेटा किस किस में कन्वर्ट होगा? करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसीव हुआ या फिर करंट फाइनेंशियल में कितना पेमेंट हुआ। वेरी गुड, आ जाओ। तो फिर इतना ही अगर तुम लोग समझ चुके हो तो हम लोग को दिया हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कि में, ठीक है, ओके। तो लिखो एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना है? 2 लाख। अब देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। सैलरीज पेड फॉर द ईयर 24-25, करेंट ईयर के प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर के लिए कुछ भी पेमेंट किया है तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई जगह है? नहीं। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मेरे को हटाना पड़ेगा, ये सब नो, यस, हटा दो। लेस फॉर द ईयर 24-25 कितना बोला? 40,000। हटा दो, हटा दिया, वेरी गुड। अब सैलरीज पेड फॉर द ईयर 26-27, करेंट ईयर के नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर कुछ मैंने पे किया है तो ये मेरा क्या है? एडवांस। इसी को दुनिया क्या बुलाता है? बोलो एडवांस सैलरी, ये सब लो, यस। और ये है आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्या किया? बोलो पे किया, ये सब लो, यस। ये आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर था, वेरी गुड। तो एडवांस सैलरी तुमने कितना दिया? 30,000। इसका कोई जगह है कि हटाना पड़ेगा? तो लिख दो फॉर द ईयर 26-27, हटा दो 30,000। सही बात है। अगला डेटा देखो, सैलरीज फॉर द ईयर 25-26, माने ये क्या है? मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें अनपेड अमाउंट कितना है बाबू? 20,000। इसको लाना पड़ेगा ना 20,000। अब 20,000 को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ब्रिंग बैक करना पड़ेगा, चाहे मैंने पे किया चाहे मैंने पे नहीं किया। एक्चुअल बेसिस बोलता है जो करंट फाइनेंशियल ईयर से वास्ता रखता है उसको तुमको रिकॉर्ड करना है, तभी चल के तो ट्रू सेंस ऑफ डिराइविंग द सरप्लस और डेफिशिएंसी आएगा। क्या देना था और क्या दिए, दोनों को जब मिलाते हैं तब एक्चुअली में निकलता है कि टोटल मेरे को कितना पेमेंट करना चाहिए था। यस और नो? यस। जो नहीं दिए प्लस जो दिए, इन दोनों को जब मिलाते हैं जब तब निकल के आता है जो देना चाहिए था। जो मिला जो नहीं मिला दोनों को जब मिलाते हैं तब निकल के आता है जो मिलना चाहिए था। और इनकम एक्सपेंडिचर उसी चीज से वास्ता रखता है, जो देना चाहिए था और जो मिलना चाहिए था। और इसी तरह पेमेंट जो मिला था और जो दिया था। सही बात है। अब तो बोल बोल के थक गया मैं, तो इसको ब्रिंग बैक करना पड़ेगा, ये सब नो, यस। आउटस्टैंडिंग फॉर 25-26 कितना? 20,000। टोटल कितना हो गया? 1,50,000। आप लोगों को समझ में आया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, ये सब नो, यस। तो आज अगर बात इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाने का है तो सेम चीज रहेगा कि उल्टा हो जाएगा? बोलो, सेम चीज रहेगा कि उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एक दिखा दूं? एक दिखा देने से कॉन्सेप्ट बस खत्म। सेम डेटा, डेटा सेम रहेगा, ठीक है, ओके। बस हम दिखा दूं, ये सब नो, बोलो नहीं, जल्दी बोलो, दिखा दे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? सेम डेटा को पुट करेंगे, सेम डेटा को पुट करेंगे, पर इस बार रिसीप्ट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर की, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट पेमेंट। देखो मैं बस डेटा को घुमा दूंगा, तुम लोग उस हिसाब से अपने मॉड्यूल में अपडेट कर लेना। मैं बस डेटा को घुमा रहा हूं। बूस्टर डोज नंबर 1 के 2, ये रिसीप्ट पेमेंट दिया हुआ है कि इनकम एक्सपेंडिचर?
ध्यान से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये भी क्या है बोलो, एक्सट्रैक्ट, यस और नो, फॉर द ईयर एंडेड। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में इनकम, नॉमिनल है, तो फिर सब्सक्रिप्शन इस बार एक्सपेंस साइड में दिखेगा कि इनकम साइड में, ये उल्टा हो जाएगा ना, सैलरीज कहां जाएगा, एक्सपेंस में, और सब्सक्रिप्शन कहां चला जाएगा, इनकम में। मैं मिटा के कर सकता था, तुम लोग को ये विजुअल दिखाऊंगा, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्लियर शॉट, ये सुन लो, ठीक। अब देखो, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी निकाला है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट रहेगा, तो मैं इस अमाउंट को यूज करूंगा अब, ठीक है। तो फिर अगर यहां से 2 लाख का अमाउंट निकला रिसीट एंड पेमेंट में, और 18 लाख से 20 लाख का अमाउंट निकला, तो फिर सम सही है, ये सम लो, यस, ठीक है। तो इस बार मैं इस 2 डेटा पॉइंट को यूज करूंगा, सब्सक्रिप्शन में यूज करूंगा 18 लाख, और सैलरीज में यूज करूंगा 1.5 लाख, सही है। चलो, इस बार बात घूमेगा, इनकम एक्सपेंडिचर से दिशा घूम जाएगा किसके तरफ, रिसिप्ट एंड पेमेंट, आओ, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट बूस्टर, इसके बाद में हम लोग सीधा माथा मारेंगे किसमें, सम्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ए आरएनपी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड कौन सा चीज का होता है, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड पेमेंट। एक ऐसा स्कैनर सॉल्विंग सेशन बनाते हैं ना, अभी तो मे टर्म के लिए बहुत कोई को स्कैनर सॉल्विंग वगैरह ये सब चाहिए होगा, ताकि सबको हेल्प करे, समझ में आया, लेट्स मेक इट द बेस्ट स्कैनर सॉल्विंग सेशन फॉर यूट्यूब आल्सो, क्या बोलते हैं संस्कार, ये सुन, यस, ठीक है, बड़े भाई लोग, ओके। तो इस बार डेबिट में है रिसीप्ट, क्रेडिट में है पेमेंट। रिसीप्ट कौन सा है, सैलरीज के सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो लिख दो पहले टू सब्सक्रिप्शन, और पेमेंट में बाय सैलरीज। अब डेटा थोड़ा घूमेगा, अब तुमको दिया हुआ है सैलरीज एज पर इनकम एक्सपेंडिचर एंड सब्सक्रिप्शन एज पर 18 lakhs, ठीक। इनकम एक्सपेंडिचर में अगर इनकम शो किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने आप को यह समझाना कि अगर मेरा सब्सक्रिप्शन नाम का इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख रहा है, तो इसका मतलब बस एक है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर माने द ईयर 2025-26, इसके लिए मुझे 18 लाख सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। पर इनकम एक्सपेंडिचर देख के तुम कभी ये जज नहीं कर सकते कि तुमको एक्चुअली में कितना मिला, जैसा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट देख के तुम ये नहीं समझ सकते कि तुमको कितना मिलना चाहिए था, वैसा ही इनकम एक्सपेंडिचर देख के तुम कभी नहीं समझ सकते कि तुमको एक्चुअली में कितना मिला है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बन रहा है एक्रुअल में, और रिसीप्ट पेमेंट बन रहा है कैश में, समझ में आया। तो यहाँ पे 18 लाख होने का मतलब बस एक ही है, यूट्यूब में अपलोड होने के बाद वापस से इस क्लास को रिवाइंड करके घुमा के देखना, यहाँ पे 18 लाख का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि मेरे को इतना मिलना चाहिए था, पर अभी मैं क्या बना रहा हूँ, रिसीव पेमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीव पेमेंट, तो रिसीव पेमेंट मेरे को पूछेगा तेरे को कितना मिलना चाहिए था, बाबू मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे को बता तेरे को मिला कितना है, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, मेरे को मुंडो फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे को बता तेरे को मिला कितना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा टू सब्सक्रिप्शन एज पर, वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है, 18 लाख, मेरी माँ सही बात है, यस और नो, यस, वेरी गुड, ओके। अब डेटा पॉइंट को ढूंढना शुरू करते हैं, बोल रहा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2025 24-25, करंट ईयर के प्रीवियस ईयर, माने तुमको प्रीवियस ईयर के लिए 3 लाख रुपया मिला है इसका, अरे हुर्रे, रिसीप्ट एंड पेमेंट तो यही ढूंढ रहा था कि क्या मिला है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या करेगा, इसको संसन एड बैक, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर इसको क्या क्या था बोलो, किक आउट, क्योंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग नहीं करता, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट बोलेगा अरे मामू तू तो मिल गया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो क्या हुआ, मेरा है, ये समझ लो, क्योंकि तू मिला है। रिसीप्ट एंड पेमेंट बोलता है जिंदगी में जो मिला वही सही, इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा कभी टाइप है, मुझे ये मिलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं मिला, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा एक्स के ख्यालों में खोया रहने वाला इंसान है, ठीक है, वो नहीं मिली, ठीक है, ओके, वो मिली थी पर इस साल के लिए नहीं मिली थी, ठीक है, ओके, समझ रिसीव पेमेंट क्या है बोलो, जो मिला वही सही, ये सब नो, यस, समझ में आया, हाँ या ना, हाँ, चलो फिर एट सब्सक्रिप्शन फॉर
24-25 कितना रुपया? 3 लाख। बड़े हाँ, अब बोल रहे 26-27 के लिए, मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे कुछ मिला है कितना? 1 लाख। इनकम एक्सपेंडिचर इसको रखा कि आउट कर दिया था? रिसीट में बोलेगा चल भाई घर चलते हैं, चलो लेट्स गो, 1 लाख लेके चलो। सब्सक्रिप्शन फॉर कौन सा ईयर? 26-27, 1 लाख। सही बात है। अब देखो, अब तू देख, सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 तुमको कितना नहीं मिला? अब इनकम एक्सपेंडिचर को एक्स को याद रह करता रह गया, तुम नहीं मिले गुल नहीं खिले, नहीं तो ये इसको इनकम एक्सपेंडिचर ने ऐड कर लिया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट बोला सुन, ऐसा ख्याली पुलाव का मेरे जिंदगी में कोई जगह नहीं है, मेरे को एक्चुअली क्या मिला वो बता। कौन मिली कौन नहीं मिली मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो मिली नहीं मिली हटा, हटा सावन की घटा। क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन फॉर 25-26 मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कितना? 2 लाख। हटा दो, हटा साउंड की घटा। ठीक है, देखो तो कितना आ रहा है? 20 लाख आ रहा है कि नहीं? कितना आ रहा है? 20 लाख आया, आया ना? हाँ, तो फिर तुम्हारा डेटा एक्चुअली में सही है, क्योंकि पिछला सम में भी बूस्टर 1 में क्या था? सब्सक्रिप्शन का डेटा बोलो 20 लाख। अब किसका बात करेंगे? बोलो सैलरीज का। इनकम के एक्सपेंस, एक्सपेंस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है? 1.5 लाख। इसका मतलब ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इतना सैलरी मेरे को पे करना चाहिए था। तो इसके अंदर ये भी है कि कितना पे किए, इसके अंदर ये भी है जो पे नहीं किए, क्योंकि ये वो डेटा है जो पे करना चाहिए था। बात सही है ना? ये सब नो यस। रिसीव्ड एंड पेमेंट बोलेगा क्या चाहिए था नहीं चाहिए था, मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना चाहिए कि तुमको कितना मिला है। तुम क्या चाहिए, तुमको क्या नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि तुमको एक्चुअली में तुम्हारे पास में कितना है ये सब नो। सब चाहिए वही है, वो सब छोड़, मिला कितना ये बोल, है या ना? हाँ, तो बाई सैलरीज एज पर वेरी गुड। कितना है डेटा? 1.5 लाख। शुरू करें अब खेल अपना। आओ शुरू करते हैं मौत का खेल। सैलरीज पेड फॉर द ईयर 24-25। 24-25 माने क्या बोलो? प्रीवियस ईयर। हे भगवान, प्रीवियस ईयर के लिए मैंने 40,000 रुपया दिया था। इनकम एक्सपेंडिचर तो वो मेरी नहीं थी, मैंने वो इस साल की नहीं थी। ठीक है ओके, मिली थी पर मेरी नहीं थी। ठीक है ओके, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर इसी में उलझा रह गया। रिसीप्ट पेमेंट बोला अरे ले गई, ठीक है कितना? 40 तो ली। इनकम एक्सपेंडिचर उसको क्या किया था? डिनाई। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है ये सब खर्चा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने मेरी वाली के लिए नहीं किया। ये सब नो यस। रिसीप्ट पेमेंट बोलेगा खर्चा किया ना, किया ना, खर्चा पैसा गया ना, तो चाहे किसके लिए भी करे। मैंने रिसीप्ट के पेमेंट क्या बोलता है? बोलता है देख भाई तेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, एक है करंट फाइनेंशियल ईयर, एक है प्रीवियस ईयर, एक है नेक्स्ट ईयर। तू चाहे किसके लिए भी खड़ी खर्चा कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग यस। चाहे तू अपना गर्लफ्रेंड 1 के लिए उड़ा, 2 के लिए उड़ा, 3 के लिए उड़ा, तूने उड़ाया ना, बस बात खत्म। इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? वो क्या करता है? ही इज वेरी, मैंने क्या बोलूं, मैंने लॉयल, लॉयल। इनकम एक्सपेंडिचर बहुत लॉयल है। वो बोलता है देख भाई मैं बस अपनी वाली का हिसाब रखता हूँ, बाकी दुनिया चाहे बाहर में आग लगे बस्ती में, हम अपना में मस्ती में। ये सब लो यस। पर रिसीप्ट एंड पेमेंट तीनों को लेके चल रहा है। बोले जिसमें बांटेंगे और जिसका काटेंगे सब लिख देंगे। ये सब लो यस, बात खत्म। अब इससे इजी नहीं हो सकता, समझ में आया? तो 40,000 तुमने एक्चुअली पेमेंट किया है ना? ये सब नो यस। तो 40,000 अगर पेमेंट किया है तो यहां से क्या करना पड़ेगा? बोलो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल पेमेंट किया है। तो चलो ऐड फॉर द ईयर 24-25 मैंने कितना दिया? 40। ऐड कर लिया, वेरी गुड। देखो तो अगला साल के लिए भी कुछ दिया है। ये कौन सा साल है? करंट ईयर के नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर के लिए कितना दिया? 30,000। इसको भी ऐड करो, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर ने इसको क्या किया था? बोलो किक आउट। तो फॉर द ईयर 26-27 कितना? 30,000। अब देखो तो सैलरीज फॉर द ईयर 25-26 अनपेड। क्या बोला? मैंने तुम्हें दिया कि नहीं दिया? और इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर में ये इंक्लूड है, ये सब हो, तो इसको रखना पड़ेगा कि हटाना पड़ेगा? वेरी गुड। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 25-26 कितना? कितना बोलो? 20,000। अब देखो तो 2 लाख आ रहा है कि नहीं? ऑल टोटल 2 लाख ही आ रहा है। ये सब नो कितना आ रहा है? 2 लाख, 2 लाख आया फिगर? आया ना? अरे बच्चा बच्चा जानता है, आएगा। ये सब नो यस। रिस्टोर हुआ फिगर? कितना था? 2 लाख आया। इसका मतलब क्या है? बोलो सही है गलत है कि सही है?
सही है। अब चाहे सम तुमको कैसे भी उलझाए, तुमको आउटस्टैंडिंग में उलझाए, एडवांस में उलझाए, चाहे कोई भी तरीके से इंस्टीट्यूट तुमको उलझाने का कोशिश करे अपने एग्जाम में, तुम उलझ जाओगे? बोलो नहीं। एक चीज को बस पकड़े रहना, इनकम एक्सपेंडिचर माने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और रिसीप्ट एंड पेमेंट माने करंट फाइनेंशियल ईयर में। बात खत्म। ये चीज देख लो थोड़ा, ये चीज मैंने तुम लोग को अलग से कराया था। ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, लेगेसी। लेगेसी क्या बोलो? जो मर जाता है, ठीक है, ओके, वो विल के थ्रू में अपने एनपीओ को कुछ ट्रांसफर करके देके जाता है, रिकरिंग के नॉन रिकरिंग। मैंने तुमको क्या लगता है हर दिन कोई ना कोई मरता है, वो ट्रांसफर कर देता है? मैंने सुबह उठ के तुम उम्मीद करते हो ये मर जा ट्रांसफर कर दे। लेगेसी क्या होता है बोलो? वन टाइम रिसीप्ट ना, यस और नो? यस, वन टाइम रिसीप्ट माने इनकम एक्सपेंडिचर के कैपिटल फंड। वेरी गुड। एंडोमेंट फंड shown on liability side and deducting all expenses made। एंडोमेंट फंड भी क्या होता है बोलो? कैपिटल फंड में एंड हो जाता है। एंडोमेंट फंड भी हर दिन मिलता है कि वन टाइम, यस और नो? यस, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। ओल्ड न्यूज़पेपर का बेचना कमाना क्या होता है बोलो? इनकम एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का अगर सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट को कहां पे बुक करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट प्रॉफिट अरे फिक्स्ड एसेट सेल का प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे बुक होता था? पीएल में। तो यहाँ पे भी कहां पे बुक होगा? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम माने कोई भी अगर स्पेशलाइज बंदे को तुम लेके जाते हो और उससे कुछ सर्विस एनपीओ में करवाते हो, तुम्हारा एक चैरिटेबल एनजीओ है, ठीक है, ओके, जो कि से फॉर एग्जांपल पशु पक्षियों का ख्याल रखता है, ठीक है, ओके, तो वहां पे तुमने एक बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया, वो एक दिन आए, सबका ट्रीटमेंट किया अच्छा से, तो उनको क्या पेमेंट करोगे? ऑनरेरियम। इनकम एक्सपेंडिचर्स का पेमेंट साइड, ये समझो। यस, वेरी। तो फिर हम सम्स में एंट्री मारने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत हुआ थ्योरी थ्योरी खेलना। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दे दिया है तुमको? और तुमको क्या बनाने बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो शुरू करें। देखो तो यहाँ पे तुमको कोई भी कैपिटल फंड दिख रहा है क्या? बोलो। तुमको बैलेंस शीट बनाने बोला है, ओपनिंग कैपिटल तुमको पता है? बोलो रे, नहीं पता है ना? तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं पता तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? बोलो, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक तो इस सब में हमको बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो, अब तुम लोग के पास एक ऑप्शन है, ओपनिंग बैलेंस शीट को तुम लोग वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हो या फिर एज अ पार्ट ऑफ द आंसर भी दिखा सकते हो, तुम लोग के ऊपर है। ये सब नो, यस, ठीक है। चलो, ये क्या है बोलो? इलस्ट्रेशन नंबर 1 ना। एक बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, मस्त था। बना लेते हैं, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस शीट, अकाउंट। ये बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड किसका होता था? लाइबिलिटीज ना, और राइट साइड एसेट्स। लाइबिलिटीज एसेट, बस मैंने बहुत फॉर्मेट बना दिया, बाकी तुम लोग लिख लेना। हम फॉर्मेट फॉर्मेट खेलते रह जाएंगे, इंस्टीट्यूट हमको लेके खेल लेगा। बोला सम बना है, नहीं फॉर्मेट बना है। शुरू करें। साइमल्टेनियसली डेटा को पुट करते चलेंगे। एक बार देख लो, एडजस्टमेंट किस किस के रिलेटेड है? सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ठीक है, ओके। तो मोटा मोटी एक अंदाजा आ गया। अच्छा, रिसीप्ट एंड पेमेंट का ये जो ओपनिंग बैलेंस है, रिसीप्ट एंड पेमेंट का ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है। तो इसका जगह कहां पे है? क्लोजिंग बैलेंस शीट की ओपनिंग बैलेंस शीट? हम लोग क्या पहली बार सीख रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं? ठीक है, तो उस हिसाब से चलेंगे ना, हाँ या ना? हाँ। और रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो बैलेंस है, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट। बात पहले क्लियर करो, ओपनिंग बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस।
वेरी गुड, ठीक है। तो एक को ओपनिंग बैलेंस शीट पे डालते हैं, एक को क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो लेट्स गो, आ गया। एक को डालो ओपनिंग बैलेंस शीट, एक को डाल दो क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एक तो। अच्छा, 3 zeros आर ऑलरेडी इन द ब्रैकेट, यस और नो? यस। तो आप लोग कैसे करना चाहते हो, जीरो को एक्सक्लूड करके कि जीरो को लेके? जीरो को लेके कि एक्सक्लूड करके, जैसे भी करना चाहो आप लोग का मन। अगर कोई जीरो ना लेके करना चाहे तो रुपीस के ब्रैकेट में 3 जीरो ऐसे डाल देगा, समझ में आया? रुपीस के ब्रैकेट में ऐसे 3 जीरो डाल देगा, समझ में आया? ठीक है, इससे क्या होता है, फिगर थोड़ा छोटा हो जाता है। हम एक्सक्लूडिंग जीरोस करें आराम से, ठीक है? ओके, चलो थोड़ा चैलेंजिंग करते हैं चीजों को। ब्रैकेट में 3 जीरो और यहाँ पे ब्रैकेट में 3 जीरो। कैश इन हैंड कितना है? 50। कैश एट बैंक है 300। 300 सही है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सेम केस, रुपीस के बगल में 3 जीरो। सेम डेटा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना है? 25 एंड 200। अब सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनकम के एक्सपेंस, इनकम, इनकम ना। और सब्सक्रिप्शन ये कहां पे है, इनकम एक्सपेंडिचर के रिसीप्ट पेमेंट पे। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ये इस साल में कितना मिला है ये दिया हुआ है, और इनकम एक्सपेंडिचर में हमको चाहिए इस साल के लिए कितना, हमको कितना मिला या फिर गया, ये सब नो? यस। ओके, और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ डेटा दिख रहा है नीचे, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगला बार से जब कभी भी हम करेंगे या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बना के करेंगे या फिर वर्किंग नोट्स बना के। फिलहाल पहला सम है, हम वर्किंग नोट्स को बना के करते हैं, इसके बाद हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बना के भी सीखेंगे। कुछ कुछ सम में तुमको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है। एक ही बात है, बात एक ही है। इस सम के लिए हम क्या कर रहे थे प्रैक्टिस, तो क्या करेंगे बोलो, वर्किंग नोट्स में, ठीक है। आ जाओ वर्किंग नोट्स नंबर 1। किस लिए वर्किंग नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए कि इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन कितना हमको मिला है, हाँ या ना? हाँ, चलो लेट्स गो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अर्न, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अर्न फॉर द CFY। अच्छा, CFY कितना है हमारा? अच्छा, 31 मार्च 2002, ठीक है। अच्छा, तर माने ये कौन सा है, 12 2001 2002, और यहाँ पे लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, और बैलेंस शीट में एज ऑन 31, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, 31 मार्च 2002 के एक, एक या फिर 1/4/2001, ठीक है। यहाँ पे 31 मार्च 2002, बोलो सही जवाब, हाँ या ना? भरते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेटा ओपनिंग का दिया हुआ है, राइट साइड में क्लोजिंग। बहुत सब में ऐसा होता है, लेफ्ट साइड में डेटा क्लोजिंग का कर देता है और राइट साइड में ओपनिंग, तो यहाँ पे ना स्टूडेंट थोड़ा हिल जाते हैं। इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। हमेशा क्या चेक करना है, ऊपर कौन सा ईयर दिया हुआ है, यस और नो? यस, ठीक है, ओके ओके। तो राइट साइड का ओपनिंग बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग में कितना है 25, ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा 25, 25। माने जब मैं इस साल में आया तो पिछला साल का 25,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन मेरे को नहीं मिला था, इसीलिए आउटस्टैंडिंग में दिख रहा है। सबसे पहले लैंग्वेज को सीखो, वर्ड्स को समझो कि बोला क्या है। सब्सक्रिप्शन अगर तुमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओपनिंग में 25, इसका मतलब क्या है, पिछला साल 25,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन मेरे को नहीं मिला है, ये सब लो। यस, अगर पिछला साल कुछ नहीं मिला है तो ये मोटा मोटी अकाउंट्स में हम अजम्पशन ले लेते हैं कि इस साल मिल गया, और अगर नहीं मिला है तो इस साल का डेटा अंत में रहेगा, सही बात है।
तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में कितना दिख रहा है बाबू? 25, जो कि पिछला साल मिला नहीं था। ये प्योर एजम्पशन यहां पे ले लिया जाएगा, ये इस साल मिल चुका होगा, ये इस साल मिल चुका होगा। तो अगर ये मिल चुका होगा तो ये रिसीव्ड एंड पेमेंट का जो यहाँ पे कितना लाख का पेमेंट दिख रहा है? ये 2.5 लाख ना। हाँ, रिसीव्ड एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन का जो 2.5 लाख रुपया का पेमेंट दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो इस 2.5 लाख के अंदर ये 25,000 है कि नहीं है? है, बिल्कुल। बट अभी हम रिसीव्ड एंड पेमेंट बना रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर। और अगर ये 25,000 मेरे को रिसीव हुआ है, क्या ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए रिसीव हुआ है कि नहीं? नहीं, ये पिछला साल का था। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इसके लिए कोई जगह है? बोलो, नहीं। मुझे पता है कि 25,000 मिल चुका होगा भैया, पर इनकम एक्सपेंडिचर में इस 25,000 के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्लियर है? ये सब नो? यस। मैकेनिकल में मत जाना, लॉजिक वाइज सॉल्व करना, एग्जाम में देख के पता चल जाएगा कि एट की लेस। यही पे अगर उलझ गया ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस, इसमें अगर उलझ गया तो जिंदगी में एनपीओ का सम सॉल्व नहीं होगा। और होगा भी, तुम 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि तुमने सही सॉल्व किया है। जिसको लॉजिक पता है उसको सब पता है। ऐसा डिग्री होल्डर मत बनो जिसको लॉजिक नहीं पता है, ऐसा डिग्री होल्डर बनो जिसको लॉजिक से सब कुछ पता है। क्लियर? ठीक, तो इसको ऐड करेंगे कि लेस? पहले ये बोलो, लेस। ये असम्पशन है कि मिल चुका होगा, हटाइए, करंट ईयर का नहीं है। सही बात है, तो लेस। अच्छा, सबसे पहले लिखो सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीव्ड एंड पेमेंट कितना? 2500। एक्चुअली ऊपर 3 जीरो है, हाँ या ना? हाँ, मैंने 2.5 लाख। फिलहाल हम 2500 का ही बात करेंगे, हाँ या ना? हाँ, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा डेट में? 31 मार्च 2001। सही बात है, 25 हटा दिए। अब देखो, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2002। ऑन 31 मार्च 2002 माने ये करेंट फाइनेंशियल ईयर में मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। पर इनकम एक्सपेंडिचर है ही तो रो थ्रू। वो बोलेगा नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरी ही तो थी। ये समझो, यस। तो ये करेंट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है, हाँ या ना? हाँ, नहीं मिला पर करता है ना, तो इसको क्या करेंगे? बोलो ऐड, क्योंकि ये रिसीव्ड एंड पेमेंट का डेटा में है कि नहीं है? नहीं है। करेंट फाइनेंशियल ईयर में आउटस्टैंडिंग है, माने करंट ईयर का रिसीव्ड एंड पेमेंट का अंदर तो नहीं है, क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट एक्चुअल में बनता है कि कैश बेसिस। पर मेरे को कैश से यहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्शन करना पड़ेगा, तो इसको लेस की ऐड लेके आओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2002, 50 को ऐड करो। यहीं पे लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस। लॉजिक ले, ये सब नो? यस। उसके बाद खेल लेना, ओपनिंग एट, क्लोजिंग लेस, whatever belongs of the current financial year should be added to the income expenditure account while calculating the income. Whatever does not belong to the current financial year, if received for the previous year or the next year, should be deducted while calculating the current financial year income and expenditure. हाँ या ना? हाँ, बात खत्म। चलो, अब ये था आउटस्टैंडिंग का बात। अब बात करते हैं किसका? बोलो एडवांस। 2001 माने ओपनिंग, माने पिछला साल। पिछला साल खड़ा होकर तुम चिल्ला रहे थे एडवांस है, एडवांस है, तो कौन सा साल के लिए था? इस साल के लिए था। पिछला साल खड़ा होकर जो तुम चिल्ला रहे थे एडवांस है, एडवांस है, तो ये कौन सा साल के लिए था? करंट ईयर के लिए था। तो ये 50 इस साल मिला था, पिछला साल मिला था, तो इसको क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि ये तो रिसीव्ड एंड पेमेंट के अंदर रहा नहीं होगा, क्योंकि ये करंट ईयर में मिला कि पिछला। तो ये 2,500 के अंदर ये है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्ट कराने के लिए ऐड। चलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला 31 मार्च 2001, ठीक है, कितना है? 50 ऐड। और बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 25, ये क्लोजिंग में। आज जो तुम क्लोजिंग में खड़ा होकर चिल्ला रहे हो एडवांस है, एडवांस है, ये करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का? ये तो पक्का से पक्का इसके अंदर घुस के बैठा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मिल चुका है। पर मेरे को इनकम एक्सपेंडिचर डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, हटा देना पड़ेगा। लेट्स कर एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2002 कितना है? 25 हटा दो, तो टोटल कितना हुआ डेटा? 2550 is the absolutely right answer. 2550. So this is the subscription what should have been received for the year 2001 and 2002, whether the subscription has been received or not. ठीक है,
तो लिख दो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2001 एंड 2002। सही है। और इसी डेटा को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या लिखेंगे? इनकम साइड में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे भाई? सब्सक्रिप्शन। टू फाइव फाइव जीरो। क्लियर है? और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, रेफर वर्किंग नोट 1, ऐसे दिखाना है। ठीक है? क्लियर है? वेरी गुड। चलो, ये वाला क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। डोनेशन कितना दिख रहा है? 725। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, बिफोर यू मूव फर्दर, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट का फिगर है, ये तो ओपनिंग में मिलना चाहिए था, ये सब नो मिला नहीं था। अरे ये पिछला साल मिल जाना चाहिए था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में क्या माने, ये पिछला साल मिल जाना चाहिए था, पर मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है? लायबिलिटीज के एसेट, ऐसे। और क्लोजिंग में तो 50 तुम बोल रहे हो, जो तुमको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्या है बोलो? एसेट ना। हाँ, तो लिखो, आओ ओपनिंग बैलेंस शीट में बिठा दो आउटस्टैंडिंग, यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 25। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50। अच्छा, एडवांस मेरा क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी। एक्रूड मेरा एसेट होता है और एडवांस मेरा क्या होता है? लायबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितना? 50, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितना? 25। समझ में आता है ये सब? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग में 25। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? नेक्स्ट फिगर, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट कुछ भी है? नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। तो प्योरली इनकम है, हाँ या ना? जितना मिला शायद मुझे उतना ही मिलना चाहिए था। इसी असम्पशन के साथ हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में भाई? डोनेशन। भाई डोनेशन 725, एक्चुअली 7,25,000। अच्छा, बोल रहा है इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर एनम। बोल रहे इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर एनम, माने सारा साल के लिए तुमको 7% का इंटरेस्ट मिला है। कितना? 350। इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट 7% पर एनम, 350 रुपया का तुमको क्या मिला है बोलो? इंटरेस्ट। नीचे इंटरेस्ट रिलेटेड और कोई कुछ है? एनीथिंग? कुछ भी नहीं। देखो ना, कुछ भी है? और माने ये इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट तुमको मिला है, ये पूरा 12 मंथ्स के लिए मिला है। यस और नो? यस। अगर कोई डेटा नहीं है तो यही पकड़ लेंगे, यही मिलना चाहिए था, ये मिला, हाँ या ना? हाँ। तो पहला बात तो ये इनकम है, यहां से बहुत सारा चीज समझने का है। ये क्या है बोलो? इनकम। तो सबसे पहले इसको कौन सा साइड में पुट करेंगे बोलो? इनकम। पुट करो, एक एक करके समझते हैं। पुट करो पहले, सबसे पहले इसको इनकम साइड में पुट करो भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 350, हाँ या ना? अब रुक जाओ, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज तुम लोग को समझना है। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है? एसेट। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है? एसेट। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में था, साल के शुरुआत से था, कि करंट ईयर में परचेस किया गया है? अगर साल के शुरुआत से रहता, माने पिछला साल खरीदा हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा, क्योंकि करंट ईयर में तो दिखेगा ही दिखेगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या ओपनिंग से आया है कि क्लोजिंग से था? एक तो ओपनिंग से रहा ही होगा, वरना 12 महीने का इंटरेस्ट मिलता कहां से? ये सब नो, ये एक पैरामीटर हो गया, पर ये बहुत तुच्चा पैरामीटर है। करंट ईयर का है कि नहीं है, उसको जज करने के लिए हम देखेंगे करंट ईयर का पेमेंट साइड। देखो तो पेमेंट साइड में कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस दिख रहा है? तुम दिख रहा है? नहीं। तो पक्का से पक्का ये इन्वेस्टमेंट मैंने इस साल खरीदा कि पिछला साल खरीदा था? पिछला साल। तो ये इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में
करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें भी दिखेगा, जो पिछला साल का बैलेंस शीट है उसमें भी दिखेगा, हाँ या ना। सबसे पहले आओ, सबसे पहले लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बोलता है भैया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग सब सही बात है, अमाउंट कितना है। कोई चीज का 7% अगर 350 के बराबर में होता है तो उसका 100% निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कितना? 5000। अरे कोई चीज का 7% अगर 350 होता है उसका 100% कितना होता है? 5000। हे भगवान, इतना भी तो नहीं समझ में आता होगा। 350 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100 कितना बोलो? 5000। अब 5000 के 5 सवाल उठता है, हाँ या ना। 3 जीरो काट देना चाहिए, नहीं भाई, क्योंकि इंटरेस्ट भी किसमें दिया हुआ है बोलो? 3 जीरो छोड़ के। ये 350 है कि 3.5 लाख? 3.5 लाख, हाँ या ना। हाँ, तो 3.5 लाख का तुमको क्या मिला है बोलो? इंटरेस्ट इनकम। 3.5 लाख का इंटरेस्ट इनकम मिला है, तो इन्वेस्टमेंट कितना का रहा होगा बोलो? वेरी गुड, 50 लाख। तो ये 5,000 का मतलब क्या आता है बोलो? 50 लाख, सही बात है। चलो वेरी गुड। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पे भी कितना लिखोगे बोलो? 5,000। लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल इन्वेस्टमेंट 350, 350 माने 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 कितना हो गया? 50 लाख, सही बात है। चलो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 भी मेंशन कर दो, बात खत्म। अगर सब सही है तो आगे बढ़ना पसंद करूंगा। नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है? चैरिटी शो रिसीप्ट, रिसीप्ट कितना है? 500। अब देखो उल्टा साइड में चैरिटी शो एक्सपेंस दिख रहा है तुमको 50, तो 500 कमाए 50 गवाए, तो नेट में कितना कमाए? 450। वो इनकम साइड में आएगा, आ जाओ लिख दो भाई, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है। 500 माइनस 50 कितना? 450। एक्चुअली 450 के 4.5 लाख, वेरी गुड। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा रिसीप्ट साइड। अब हम कौन सा साइड में है? पेमेंट साइड में क्या दिख रहा है? मेडिसिन। मेडिसिन कितना है? टोटल तुमने करंट ईयर में मेडिसिन के लिए कितना पेमेंट किया है? 1500। पर हमको चाहिए कि मेडिसिन के लिए कितना पेमेंट करना चाहिए था, कैसे पता चला भैया? नीचे देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिख रहा है ना? हाँ? और अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन दिख रहा है। तो मेरे को एक्चुअली निकालना पड़ेगा कि मेरे को कितना मेडिसिन कंज्यूम करना चाहिए, मतलब मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है, यस और नो? यस। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना मेरा टोटल कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन है, वही तो मेरा एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली कितना पेमेंट किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल बेसिस है। कितना कंज्यूम किया पूरा का पूरा, चाहे दिया चाहे नहीं दिया। 1,500 का पेमेंट मैंने किया, ये सही बात है, और मेरे को निकालना पड़ेगा मैंने एक्चुअली मेडिसिन कितना का खाया, वही मेरा एक्सपेंस है, वही मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन याद करो, whether paid or not paid in the current financial year, benefit of which has been taken in the current financial year is termed as revenue expenditure, हाँ या ना? हाँ। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बोलो? रेवेक्स, सही बात है। कैश बेसिस से हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक्चुअल बेसिस का रेवेक्स में, ये सुन लो, क्लियर है? आ जाओ, आओ लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन यूज्ड। बिफोर वी मूव फर्दर, मेडिसिन का स्टॉक दिख रहा है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग में कितना है? 500, क्लोजिंग में 750। एसेट है कि नहीं है? 500 वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट है, और क्लोजिंग वाला 750 क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट, लिख दो स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 500, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 750। ये हो गया, ये निपट गया, आगे बढ़ते हैं। अब बोलो मेडिसिन के लिए मैंने पेमेंट कितना किया है?
1,500 आ जाओ, चलो लिखो पेमेंट टू सप्लायर 1,500, और मेरे को निकालना है कि मैंने मेडिसिन एक्चुअली कितना खा गया, ये समझो, मैंने एक्चुअली मेडिसिन यूज कितना किया है, मेरे को वो निकालना है, हाँ या ना? हाँ, पेमेंट किया कुछ तो पेमेंट ना भी कर सकता हूँ, या फिर ज्यादा ही पेमेंट कर सकता हूँ, किसको पता? सही बात है, चलो अब देखते हैं। बोल रहे अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन कितना, ओपनिंग में कितना ड्यू था? 400। ओपनिंग में जब मैं इस साल में आया था, पिछला साल में मैंने 400 रुपया नहीं चुकाया था, तो वो मेरा ड्यू था। सप्लायर के इस साल भी उस ड्यू को मानेगा नहीं, तो पक्का से पक्का जो मैंने 1,500 पेमेंट किया है, उसके अंदर 400 रुपया का मैंने करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए पे किया कि पिछला साल? तो मेडिसिन भी करेंट फाइनेंशियल ईयर में खाया कि पिछला साल? पिछला साल। तो ये 400 का जो मैंने पेमेंट दिया है, तो ये अगर मैं निकाल रहा हूं मेडिसिन यूज्ड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यूज्ड फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर माने एक तो इसके अंदर 400 का पेमेंट रहेगा कि आउट? आउट लेस ड्यू टू सप्लायर ऑन, क्या बोलो, 31 मार्च 2021, 400 रहा कि खत्म? नेक्स्ट बोल रहा है इस साल 600 रुपया देना बाकी रह गया, यही तो बोला। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन कितना? 600। तो मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में दिया नहीं, और मेरे को देना चाहिए था क्योंकि मैंने मेडिसिन खाया होगा, तभी चल के ड्यू है। ड्यू कब है? जब मैंने मेडिसिन खाया। ये सब नो यस। तो ये 600 का पेमेंट तो इसके अंदर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो कैश बेसिस पे बना है, और मेरे को एक्रुअल बेसिस पे कन्वर्ट करना है, तो लेट्स ऐड ड्यू टू सप्लायर ऑन 31 मार्च 2022 600 एड बैक। तो क्या करेंगे अभी इसको, चलो फिर कितना हो गया 1700। तो ये क्या निकल के आया पता है? मेडिसिन परचेज्ड, क्या बोलो, ड्यूरिंग 1-2 मैंने पेमेंट किया 1,500, उसमें से पिछला साल के लिए पेमेंट किया कितना? 400, और करेंट फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं कर पाया कितना? 600। तो इससे मेरा क्या निकल के आया पता है? मेडिसिन परचेज्ड, पर अभी भी कंजम्पशन नहीं निकला है, अभी भी मेडिसिन का कंजम्पशन नहीं निकला है। मैंने करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना मेडिसिन खरीदा है ये निकला है, ये सब नो। और मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है, हाँ या ना? पेमेंट से कभी कंजम्पशन का पता नहीं चलेगा, समझ में आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मैंने 1700 का परचेज किया है, मानता हूं, पर 1700 का ही खाया है, इसका क्या मतलब? सही बात है। अगर मैं 1700 का खा जाता तो शायद क्लोजिंग स्टॉक बचता ही नहीं। अरे बोल ना, क्लोजिंग स्टॉक बचता? शायद नहीं बचता। अगर 1700 का अगर मैं पूरा खा जाता, मैं पूरा दिखा देता, अगर स्टॉक मेरा नील रहता तो मैं बोलता यही मेरा कंजम्पशन है। पर मेरे को हिला कौन दिया पता है? स्टॉक। मेरे को ओपनिंग में भी स्टॉक दिख रहा है, मेरे को क्लोजिंग में भी स्टॉक दिख रहा है, तो पक्का से पक्का कंजम्पशन तो ये नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, एक होता है परचेज, परचेज माने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन, उसके साथ ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तब चल के निकल के आता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। यस और नो? यस, दिस इज नॉट कंजम्पशन, दिस इज परचेज। यहां से कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको एक्चुअली कंज्यूम, वही होता है ना रेवेक्स, बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सही बात है। तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे? ऐड। ऐड ओपनिंग स्टॉक पक्का से पक्का मैंने खा गया, ऐड, क्या बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 31 मार्च 2021, कितना कितना था ओपनिंग? 500 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये मैं खा पाया कि नहीं खा पाया? तो कितना हो गया बोलो? 750। और यहां से मेरा क्या निकल का आया? एक्चुअल कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन 2001-2 में कितना? 1450। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और यही डेटा कहां पे आएगा बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 1450, एक्चुअली 1450 कि 14,50,000? दिस इज 14,50,000। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन कितना था बाबू? ओपनिंग में 400 और क्लोजिंग में 600। ये ड्यू था माने क्या? एसेट के लायबिलिटी।
लाइबिलिटी, तो ये दोनों ही बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में बैठेगा, यस और नो? यस, ठीक है, चलो बिठा दो। क्या है? ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, कितना है ओपनिंग का? 400, और ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स क्लोजिंग का 600, सही है। चलो ये वाला क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। ऑनरेडियम दिख रहा है? अब ये तो प्योरली एक एक्सपेंस आइटम है। ऑनरेडियम टू डॉक्टर कितना? 500, बिठा दो। 2 ऑनरेडियम टू डॉक्टर्स कितना? 500। सैलरीज कितना दिख रहा है? 1375। सैलरीज लेके कुछ बोला है नीचे? आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं, तो खुद से मान लेंगे क्या? नहीं, ठीक है। सैलरीज, सैलरीज कितना है? 1375। सन्ड्री एक्सपेंस तो एकदम पेटी एक्सपेंस है, 25 रुपया, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंस 25। सन्ड्री एक्सपेंस कितना है बोलो? 25, ठीक है। चलो इक्विपमेंट परचेस्ड 750, ठीक है। अब बोलो इक्विपमेंट्स मेरा क्या है? कैपेक्स के रेवेक्स? कैपेक्स, इक्विपमेंट मेरा क्या होता है? एसेट होता है। तो इक्विपमेंट का जो परचेज है वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट, यस और नो? यस। इक्विपमेंट रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है, देखो तो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट दिख रहा है? दिखा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट भी दिख रहा है, यस और नो? तुमको डायरेक्टली दे दिया ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है, हाँ या ना। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का बात छोड़। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऐसे माने इक्विपमेंट कौन सा बैलेंस शीट जाएगा? ओपनिंग के क्लोजिंग? ओपनिंग बिठा दो, ओपनिंग बिठा दो एकदम, ये सब सोचने का क्या है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना भाई? 1050। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 1500। अब यहाँ पे एक क्रिटिकल एडजस्टिंग एंट्री निकल के आएगा, ठीक है। द सेकंड क्रिटिकल थिंग आफ्टर द मेडिसिन एडजस्टमेंट टोटल। इक्विपमेंट्स का ओपनिंग है 1050 और क्लोजिंग क्या है? 1500। अब एक चीज यहाँ पे रुक जा भाई, यहाँ पे क्या बोला? इक्विपमेंट परचेस करेंट फाइनेंशियल ईयर में तुमने और इक्विपमेंट परचेस किया 750। एक बात मुझे बोल, ओपनिंग इक्विपमेंट कितना है? 1050, और तुमने कितना परचेस किया? 750। तो टोटल होना कितना चाहिए था? 1800। पर एक्चुअली क्लोजिंग में दिख कितना रहा है? 1500। तो ये 300 क्यों नहीं दिख रहा है बाबू? किस चीज के लिए बोले? डेप्रिसिएशन, समझ में आया? ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां से तुमको क्या निकालना था? डेप्रिसिएशन। इनकम एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? यस और नो? यस, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4। व्हाट अ ब्यूटीफुल सम, हाँ। पहले देखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर? इक्विपमेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट्स कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट्स, एक डेटा भी तो रिटर्न नहीं होता सर पे। 1050 प्लस परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 750, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट्स कितना? 1500। तो क्या निकल के आ गया? डेप्रिसिएशन कितना? 300, ठीक है। बिठा दो, आओ। इनकम एक्सपेंडिचर में तो वही बिठेगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर में तो वही बैठेगा ना, ये सब नो। तो लिखो 2 डेप्रिसिएशन। एक है इक्विपमेंट्स के ऊपर 300, इनर कॉलम रखो क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर भी सेम एडजस्टमेंट मिलेगा तुमको। बिल्डिंग परचेस कुछ बोला है करंट ईयर में? नहीं। बिल्डिंग का कोई परचेस कुछ बोला है? नहीं। तो बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है बाबू? 2000। अरे बोल ना, बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है? 2000। क्लोजिंग कितना है? 1900। घटने का कारण क्या है? डेप्रिसिएशन। और किस कारण से घटेगा? तो 100 रुपया का क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। 100 के 1 लाख, एक्चुअली 1 लाख। हम कितना लिखेंगे? 100, क्योंकि 3 जीरो ऑब्सोल्यूट है। बिल्डिंग 100, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 100, ये तो इजीली निकल आया। 2000 माइनस 1900, तो टोटल कितना क्लोज हो गया? 400। 400 के एक्चुअली 4 लाख, 4 lakhs। और ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट से कोई वास्ता नहीं है क्योंकि हमको क्लोजिंग फिगर एडजस्ट करके ही दे दिया था। अब बैलेंस शीट में लास्ट एक आइटम है बिल्डिंग, वो भी बिठा दो। बिल्डिंग का डेटा भी पुट कर दो। ओपनिंग में कितना है? 2000। साइलेंस।
और क्लोजिंग में कितना है 1900, एक्चुअली 1900 की 19 लाख। वेरी गुड, ये हो गया। और क्या बचा, चैरिटी शो एक्सपेंसेस हो चुका है, इक्विपमेंट खत्म, सब खत्म, शेष सब खत्म, एडजस्टमेंट में कुछ बचा नहीं। ठीक है, चलो फिर कोई डेटा पुट करना बचा नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर दो। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल 8925, यहां पे भी 8925, लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड, यस और नो, यस, लिख दो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 8475, यही बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होगा। ओपनिंग कैपिटल फंड कहां पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो लिख दो ओपनिंग कैपिटल फंड, या फिर ऐसे लिखो कैपिटल फंड, ओपनिंग कितना है 8475। अब यहाँ के साथ अगर सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, अगर डेफिसिट आया तो लेस करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज इट, क्लोज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। $4075 टोटल, $325 सरप्लस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 325 टू सरप्लस, दैट इज इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, 325 ऐड कर दो, अगर सब सही रहा तो बैलेंस शीट मैच करेगा। 8800, दोनों साइड टैली कर गया, दोनों साइड टैली कर गया, वेरी गुड। टोटल है 9425 और यहां पे भी 9425, टैलीड, यस और नो, यस। ठीक है, ये स्कैनर सॉल्विंग का सेशन हमारा शुरू हुआ और यहाँ पे हमारा डे 1 ठीक है कंक्लूड होता है, यस और नो, यस। आई विल सी यू गाइस इन द डे 2।